देश बहुत बड़ा है। बिहार को उसी रूप में पुनः स्थापित करना है जिसके लिए कभी इतिहास में तब जानी जाती थी। यदि हम देखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं। हम संघर्षों में लिप्त हैं, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, लिंग भेद के नाम पर, अलग अलग वादों के नाम पर। और जब विचार छोटे होते हैं तो आपका प्रश्न बड़ा अलग है जिसमें हम लोग बात कर रहे थे। आप देख रहे हैं शंखनाद टाइम्स, समाज की आवाज। नमस्कार, मैं योगेश कुमार शुक्ला योगी। आप देख रहे हैं शंखनाद टाइम्स। आज हम रूबरू करवाने वाले हैं एक विशेष हस्ती से, जिनका नाम पूरे बिहार ही नहीं पूरा देश जानता है। और आपने सुना होगा लेट्स इंस्पायर बिहार जी। संस्थापक संरक्षक आज आपके सामने, और कुछ सवाल जवाब भी होगा सर से, तो मिलवाते हैं। स्वागत है सर। जी धन्यवाद योगी जी। सर, कुछ जानने की उत्सुकता थी कि लेट्स इंस्पायर बिहार का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य बहुत बड़ा है। बिहार को उसी रूप में पुनः स्थापित करना है जिसके लिए कभी इतिहास में तब जानी जाती थी जब न आज के जैसे रोड थे, न टेक्नोलॉजी थी, न संचार के माध्यम थे। कुछ तो बात थी जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना जानती थी। तभी तो हम जोड़ते हुए उस अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी, दक्षिण में सागर तक तो थी, पूर्वोत्तर के भी पार तक थी। उस बिहार का निर्माण कर सके जिसमें पूरे विश्व भर से लोग ठंडे रास्तों से पढ़ने आते थे। कहीं ना कहीं जो बात थी वो हर बिहारी के मन में एक कसक है, एक वेदना है कि उस समय जब संसाधन नहीं थे तब यदि हम ऐसा अर्जित कर सकते थे, पूरे अखंड भारत के साम्राज्य का नेतृत्व कर सकते थे, विश्वविद्यालय स्थापित कर सकते थे, वेदांत का दर्शन कर सकते थे, तो आज क्यों नहीं। आज क्यों नहीं ऐसा होता है कि पूरे विश्व भर से लोग पढ़ रहे हैं। क्यों ऐसा हम देखते हैं कि पढ़ना तो छोड़ दीजिए, कोचिंग के लिए लोगों को कोटा जाना पड़ता है। वो भी वहाँ जहाँ कोटा में अधिकांश शिक्षक बिहार के हैं, विद्यार्थी भी यहीं से जाते हैं। कुछ तो कमी आ गई तभी तो ऐसा हुआ। और इसके लिए जब देखते हैं तो कहीं कमी यदि होती है तो उसके बाहर झांकने की जरूरत नहीं होती, अपने अंदर देखना होता है। हमारे ही पूर्वज थे जो ऐसा कर रहे थे, उन्हीं यशस्वी पूर्वजों के वंशज हैं। तो आज क्यों हम पिछड़ रहे हैं। अगर सोचेंगे तो पाएंगे कि अपनी ऊर्जा हम तब सृजन में लगाते थे, अब हम संघर्ष में लगा रहे हैं। जातियां तब भी थीं लेकिन जातिवाद इस प्रकार का हावी नहीं था। यदि रहा होता तो मगध में नंद वंश का उदय कभी होता ही नहीं। नंद वंश तो सबसे निम्न वर्ग से आता था। आचार्य चाणक्य भी निकलते तो किसी युवक चंद्रगुप्त में उनको क्षमता दिखती क्या यदि वो सोचते कि इस जाति का होना चाहिए। सामर्थ्य का सम्मान हमने प्राचीन काल से किया। और आज यदि हम देखते हैं तो क्या कर रहे हैं, हम संघर्षों में लिप्त हैं, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, लिंग भेद के नाम पर, अलग अलग वादों के नाम पर। और जब विचार छोटे हो जाए, उस बिहार के विचार जिसमें कभी वेदांत का दर्शन किया हो, जिसमें व्यक्ति तो व्यक्ति छोड़ दीजिए, किसी भी जीवात्मा में भेद नहीं माना, तभी तो हम जातियों से परे सोच सके, तभी तो हम वैशाली के निर्माता बन सके, जो विश्व का प्रथम गणतंत्र था, जिसमें पूरे उत्तर बिहार के उस वजीर महाजनपद में 7,707 गणराजा चुनकर आते थे, जाति के आधार पर नहीं, उनके सामर्थ्य के आधार पर लोग चुनते थे। ऐसी कल्पना उस समय पूरे विश्व में नहीं थी। तो लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान बेसिकली युवाओं के लिए एक संदेश है कि यदि अपने जीवन काल में उस बिहार को पुनः देखना चाहते हो जिसमें शिक्षा और रोजगार के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़े, तो चिंता छोड़कर चिंतन करना होगा और कुछ सकारात्मक योगदान करना होगा उन्हें जो सक्षम है उनके लिए, जिनको उसकी आवश्यकता है। चिंता नहीं, चिंतन करें, संघर्ष नहीं, सहयोग करें। इस प्रकार के संदेश के साथ जो ऊर्जा है लगानी होगी शिक्षा के विकास में, समता मूलक समाज के निर्माण में और उद्यमिता के विकास में। शिक्षा, समता, उद्यमिता, 3 मंत्र दृष्टि पूर्वजों की। इसको लेकर जब चलेंगे निश्चित अपने जीवन काल में बिहार के उज्ज्वलतम भविष्य को स्थापित कर सकेंगे। तो क्या सर आने वाले भविष्य में लेट्स इंस्पायर को एक राजनीतिक दल के रूप में देखा जा सकता है क्या। नहीं, राजनीति तो बहुत छोटी बात होगी। हम तो बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। बिहार बदलने के जो भी माध्यम, शैक्षणिक हो, सांस्कृतिक हो, आध्यात्मिक हो, हर व्यक्ति को विचार करना होगा बिहार को कैसे परिवर्तन करना है। एक छोटे से माध्यम से नहीं, विचार उस प्रकार का जैसे कभी आचार्य चंद्रगुप्त ने, आचार्य के साथ चंद्रगुप्त चले होंगे और अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण करना रहा होगा। संसाधन नहीं थे, लोगों को जोड़ पाना आसान नहीं था, लेकिन सोचिए क्या विचार है। हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं विचार तो जगा होगा, तभी तो हम जोड़ पाने में सक्षम हो सके। उसी प्रकार से हर व्यक्ति को जागृत करना है। तो राजनीतिक अभियान नहीं, जागृति का अभियान है। और जागृति के साथ साथ योगदान का अभियान जो सामाजिक है, पूर्णतः सामाजिक है। और सांस्कृतिक रूप से हम बिहारियों की चेतनाओं को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम ही तो थे तब ऐसा कर सकते थे, आज क्यों अपने आप को भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो लेट्स इंस्पायर के जरिए जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं विकास वैभव सर, उनको सुन रहे हैं। और एक प्रश्न और था सर कि जिस तरह से आज के डेट में देखा जाता है कि एक चपरासी महज या महज सिपाही की नौकरी के लिए आचरण प्रमाण पत्र की जरूरत होती है, तो ये सांसद विधायक जो हमारे
संविधान को बनाने का काम करते हैं, कैबिनेट में पास करवाने का काम करते हैं बहुत सारे कानून, तो उनके लिए ऐसा क्यों नहीं प्रावधान है? देखिए, आपका प्रश्न बड़ा अलग है जिसमें हम बात कर रहे थे। तो आचरण प्रमाण पत्र का सामान्यतः किसी सरकारी सेवा में जिसको हम लेते हैं उसकी अर्हताएं होती हैं, उसको लोग उसके अपने क्वालिफिकेशंस हैं, उसमें हम देखते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग आम जनता नहीं चुन रही है, इसको तो हम लोग चुन रहे हैं, सरकारी सेवा में दिए जाते हैं, तो उसके अपने नियम है। क्योंकि जहाँ तक आपने बात की कि जनप्रतिनिधियों के चयन के, तो उसके भी अपने नियम है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे नियम हैं। यदि आपकी सजा हो किसी केस में तो आपकी सदस्यता भी चली जाती है। तो हर सर्विस का भी अलग अलग नियम है, उस सर्विस का अलग नियम है। उसमें सबसे बड़ी जनता जिसको चुनती है तो पूरा स्वतंत्र है जनता चुनने के लिए। जनता को लगता है कोई व्यक्ति खराब है तो नहीं चुने, ये तो अधिकार संविधान ने आपको दिया है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देना मैं उस रूप में आवश्यक नहीं समझता। तो जनता का अधिकार है, जिसको चाहे चुन सकती है। यदि जनता को जागरूक करेंगे सही लोग चुने जाएंगे। इस प्रश्न का बिल्कुल सर। एक और छोटा सा प्रश्न था सर, ये सर विधायक सांसद वाली इसलिए प्रश्न था क्योंकि संविधान में किसी अनुच्छेद में ये भी वर्णित है कि अगर जनता के हित में कुछ वैसी बातें बदलना भी पड़े संविधान में तो बदला जा सकता है। इस पर अपना थोड़ा सा विचार रखें। तो संविधान प्रदत्त अधिकार है, उसमें अनेक संशोधन हुए ही, इसमें कुछ वैसा तो नई बात तो है नहीं। सर से एक पर्सनली प्रश्न था कि सर आप अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा खुश कब हुए, मतलब एक उपलब्धि होती है ना कि उपलब्धि मिली, और सबसे ज्यादा निराश कब हुए? सबसे अधिक प्रसन्नता तब हुई थी जब रोहतास के पर्वतों पर हम लोग मई 2009 में चुनाव करा पाए थे। क्योंकि रोहतास की स्थिति बड़ी विषम थी और उस समय वर्षों तक चुनाव नहीं हुए थे। रोहतास किले की जहाँ तक आप बात जानते हैं तो स्वतंत्रता के बाद पहली बार ध्वजारोहण वहाँ 26 जनवरी 2009 को ही आम जनता के सहयोग से हुआ था। रोहतास में उग्रवाद पर नियंत्रण करने के लिए हम लोग पुलिस ने एक अभियान चलाया था। मेरे ऊपर भी गोलियां चली, 6 इंच से काफ़ी गोलियां चली थी सोली गांव में 2008 के सितंबर में। हम लोग उसके बाद ऑपरेशन विध्वंस चला था जिसमें पुलिस सभी गाँव में गई थी बड़ी संख्या में, और तब हम लोगों ने सामाजिक रूप से लोगों को जोड़ने के लिए सोन महोत्सव का आगाज करते हुए सामुदायिक पुलिसिंग के तहत लोगों को जोड़ना शुरू किया था। इसी क्रम में चुनाव कराना बड़ा महत्वपूर्ण समझा गया और तब 16 अप्रैल 2009 को लोकसभा चुनाव निर्धारित हुआ था, जिसमें पूरे पहाड़ी पर 6 बूथ थे और 3 भवनों में वोटिंग होनी थी। लेकिन 14-15 की रात को वहाँ पर आक्रमण बीएसएफ की कंपनी पर किया गया उग्रवादियों के द्वारा, जिसके कारण एक जवान जख्मी हुए और गोलियां चलती रहीं। और 16 अप्रैल को हम लोग चुनाव वहाँ नहीं करा पाए क्योंकि गोलियों की कमी पड़ गई थी, उसमें गोलियां नहीं आ सकती थी। लेकिन हम प्रतिबद्ध थे और संकट भी ऐसा ही था जब एक कंपनी पर उस प्रकार से बीएसएफ की कंपनी पर हमला हुआ हो जिसका कोई ऐसा उसके पूर्व कभी इस प्रकार से कंपनी के ऊपर अटैक नहीं हुआ हो भारत की सीमा के अंदर। उसकी बड़ी तैयारी करनी पड़ी और तब तैयारी जब हम लोगों ने की तो फोर्सेस निर्वाचन आयोग से हम लोगों ने मांग की उसकी काफ़ी आवश्यकता जंगली क्षेत्र में, क्योंकि ऊपर कोई पुलिस का पोस्ट नहीं। 3 भवनों पर चुनाव कराने के लिए 1600 जवान लगे। अब सोच सकते हैं किस प्रकार की व्यवस्था की गई होगी। उसमें भी गर्मी का समय था, लेकिन 9 मई को हम लोगों ने चुनाव कराया और सुरक्षित चुनाव कराते हुए 50% से अधिक मतदाताओं ने वोट दिया उस क्षेत्र में जिसको लोग कहते थे उग्रवादियों द्वारा मतदान के बहिष्कार को लोग समर्थन करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत थी। उसी का कारण धीरे धीरे लोग मुख्यधारा से जुड़ते गए और स्थिति आज ऐसी हुई कि जिस क्षेत्र में उग्रवादियों का लोग समर्थन करते थे, आदिवासी करते थे, उनसे जो हम लोग बात कही थी कि आपके पूर्वज ऐसे थे, इतने यशस्वी थे, 1500 फीट की ऊंचाई पर रोहतास किले को स्थापित कर सकते थे, उस समय जब संसाधन नहीं थे, तो आपके अंदर भी तो वही ऊर्जा होनी चाहिए। उस ऊर्जा का उपयोग यदि आप आपस में संघर्ष में नहीं करें, सहयोग के लिए करें, तो निश्चित चीजें बदलेंगी और रोहतास को हम पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर सकते हैं। दुर्ग को अभेद्य कहा गया, जिसको मुगल काल में, वैसे दुर्ग के रहने वाले आप हैं। इन बातों की प्रेरणा ऐसी प्रसारित हुई कि उग्रवादी बाध्य हो गए। उग्रवादियों का लोगों ने विरोध करना शुरू किया, उनको आत्मसमर्पण करना पड़ गया और चीजें बदल गई। तब का रोहतास आज के रोहतास में बहुत परिवर्तन है, शांति है। आप किसी भी समय जा सकते हैं उस क्षेत्र पर जहाँ कभी गोलियों से स्वागत होता था। पिछले वर्ष जब मैं गया था तो पूरे रास्ते लोग पुष्पगुच्छों के साथ, वाद्य यंत्रों के साथ, सिंगार ढोल के साथ स्वागत कर रहे थे। और रोहतास किले पर तो आदिवासी लड़कियां नृत्य करती हुई लेती गई, लड़के ढोल बजा रहे थे, जो बताता है कि परिवर्तन संभव यदि हम उसके निश्चय के साथ प्रयास करें। तो सबसे प्रसन्नता का अवसर वही था। और निराश होने वाली बात यदि कहें तो उस रूप में मैं बड़ा आशावादी व्यक्ति हूँ, तो कुछ कितनी भी घोर निराशा का क्षण हो, निराश नहीं होता, इसलिए बड़ा मुश्किल होगा कहना कभी निराश नहीं हुआ।
हमेशा आशा के साथ ही बढ़ता रहूँ, आगे भी बढ़ता रहूँगा, यही ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बढ़िया, इसीलिए तो सर को आज के युवाओं सर को प्रेरणा स्रोत समझते हैं और समझते रहेंगे। सर एक और प्रश्न है कि आज के युवा कुछ जिस तरह से आपके प्रेरणा स्रोत हैं ही, और लेकिन कुछ ऐसे युवा हैं जो भटक रहे हैं, जो कि आज हमारे संस्कृति में अभी फरवरी में आने वाला है बहुत सारे डे, जिसको कोई चॉकलेट डे, किस डे और पता नहीं क्या क्या डे आएगा, तो हम चाहेंगे कि ये हमारे संस्कृति से कहीं नहीं अंकित है, तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, महात्मा गांधी के विचार जो थे ना, इसमें बड़े स्पष्ट थे। अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां खुली रखिए। क्यों रखिए? ताकि बाहर से शुद्ध हवा आ सके, ताजी हवा आएगी। लेकिन इसका भी ध्यान रखिए कि हवा इतनी जोर से ना आए कि आपको उड़ा के ले जाए। तो गांधी जी के विचार तो बड़े स्पष्ट थे कि भाई, और हम लोग भी जब कहते हैं ना, ऋग्वेद में कहते हैं, आनो भद्रा कत्व यंतु विश्वतः, मेरे नोबल थॉट्स कम टू, अच्छे विचार हर ओर से आए। तो किसी भी विचार का, किसी भी संस्कृति से यदि कोई विचार आते हैं तो उसका उस रूप में हमको देखना चाहिए कि वैसा उसमें सीखने लायक क्या बात। लेकिन साथ में अपने सांस्कृतिक मूल्य क्या है। यदि हम जड़ से कमजोर हो जाएंगे तो हम तो कोई बाहर ले जाएगा। तो अपने सांस्कृतिक मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए, और विशेष रूप से हम आगे तभी बढ़ते हैं जो अपने जड़ों से मजबूत होते हैं। तो अपने संस्कृति का संरक्षण, अपने संस्कृति की रक्षा हर भारतवासी का कर्तव्य है, और उसको समझते हुए, सोचते हुए बाहरी चीज़ों को उस प्रकार से ही देखना चाहिए। मतलब सर की बात आप समझ गए हैं। अब अंतिम प्रश्न है सर, जो हमारे युवा वर्ग अभी आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ आप संदेश दें सर। काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, मध्यम त्यजते बीच में देख विषम संयोग, पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत बाधाओं को ठेल। तो किसी भी परीक्षा में, चाहे सो आईपीएस हो, जिसकी परीक्षा आप बोल रहे हैं, ये सबसे पहले मन में इच्छा होनी चाहिए। इच्छा के साथ साथ उसके लिए आपको पूरी निष्ठा होनी चाहिए, आपको परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन सफलता तब ही मिलेगी जब आपका संकल्प दृढ़ हो, आप दृढ़ निश्चय के साथ कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी अनेक बाधाएं आएंगे, अनेक ऐसे समय उस तैयारी के दौरान आएंगे जो आप विचलित होंगे, परेशान होंगे, और लगेगा कि जैसे अचानक अब नहीं हो सकता। लेकिन उसी समय धैर्य रखना होगा और परिश्रम को करते रहना होगा। और जब ऐसा आप करेंगे तो आप पाएंगे मार्ग निश्चित प्रशस्त होगा और आपको अपनी सफलता की ओर अग्रसर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कीमती समय देने के लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहें शंखनाद टाइम्स, बने रहें शंखनाद टाइम्स के साथ। धन्यवाद सर। थैंक यू।